नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र। आप देख रहे हो अरस्तु 2020। आज हमारा पार्ट नंबर 4 चल रहा है। जैसा कि मैंने कल लाल बहादुर शास्त्री को समाप्त किया था, उस समय मैंने आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन बताया था और आज क्वेश्चन के उस आंसर की तरफ मैं चलता हूं। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, कल हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि किस युद्ध के पश्चात मुस्लिम रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया। तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें मुस्लिम रेजिमेंट को समाप्त कर दिया। उसके बाद में क्यों कर दिया, उसके पीछे कारण बता देता हूं कि 1965 के युद्ध में मुसलमानों ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। 20,000 मुसलमानों ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में कुछ मुसलमान भाई ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो युद्ध चल रहा था उसको छोड़कर ही आ गए। तो ऐसी स्थिति में उसके बाद में मुस्लिम रेजिमेंट को समाप्त कर दिया। आज हमारा अगला चैप्टर हम जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी एक ताकतवर महिला थी, एक शक्तिशाली महिला थी। उसे आयरन लेडी भी कहा जाता है, उसे अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा माता भी कहा जाता है। और इस इंदिरा गांधी के शासनकाल को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक पहला कार्यकाल पढ़ेंगे हम 1966 से 1977 तक, और फिर हम उनका दूसरा कार्यकाल पढ़ेंगे हम 1980 से 1984 तक। तो हम सबसे पहले आज इनके पहला कार्यकाल इस प्रकार से पढ़ रहे हैं। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी 1966 में। 1966 में प्रधानमंत्री बनने के बाद अगले ही साल 1968 में उनके कार्यकाल में एक हत्याकांड हुआ जिसे इतिहास में हम नागा हत्याकांड के नाम से जानते हैं। नागा जो साधु लोग होते हैं उनके हत्याकांड के नाम से जानते हैं। होता क्या है कि आज़ादी के समय से ही भारत के जो संत लोग हैं, नागा जो समुदाय के लोग हैं, उन्होंने एक मांग उठाई थी। और उन्होंने एक मांग उठाई थी कि गौ जो हत्या है उसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे। सरकारें नागा साधुओं को बार बार आश्वासन दे रही थी, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं बना। तो 1967 में नागा साधुओं ने गौ हत्या के ऊपर कोई कानून बनाए, संसद में पास हो, इसलिए उन लोगों ने संसद का घेराव कर दिया। और उसी दौरान वर्ष 1967 में इंदिरा गांधी ने आर्मी और पुलिस के माध्यम से संत लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, जिसे नागा हत्याकांड या संत हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। हम अब अगले कार्यकाल की तरफ बात करते हैं। तो इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी और उसको राजनीति एक प्रकार से विरासत में मिली थी, क्योंकि उनके पिताजी का नाम जवाहरलाल नेहरू था, जो देश के सर्वाधिक समय तक देश के प्रधानमंत्री थे, लगभग 17 वर्ष तक, 16 वर्ष 286 दिन तक। अब हम उनके इंदिरा गांधी के शासनकाल की सभी बातें स्टेप बाय स्टेप करें। तो हम बात करते हैं 1969 में। 1969 में इंदिरा गांधी ने पहला अपना शासनकाल में पहला कार्य कराया और उसने क्या किया कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो याद रखना है, सर्वाधिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का जो रिकॉर्ड है वो भी इंदिरा गांधी के शासनकाल में। वर्ष 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया और उसी के साथ साथ साल 1969 में उन्होंने एक और काम कराया। वर्ष 1969 में उन्होंने कांग्रेस का विभाजन कराया। तो याद रखना है, आपके सामने बड़ा अच्छा सवाल बनता है कि कांग्रेस का पहली बार यानी आज़ादी से पहले विभाजन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में। आज़ादी के बाद यानी स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था 1969 में। 1969 में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। एक कांग्रेस आई मीन्स इंदिरा गांधी वाली है, क्योंकि इंदिरा गांधी का नाम भी आई से शुरू होता है। एक कांग्रेस आई और एक कांग्रेस ओ। कांग्रेस ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप कांग्रेस संगठन के नाम से भी जानते हो। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ओ में कौन कौन शामिल थे तो वो आपको बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले एक बात याद रखनी पड़ेगी। जब मैंने कल आपको जवाहरलाल बहादुर शास्त्री पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सिंडिकेट के लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री बनाया और सिंडिकेट कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं का समूह था। आज ऐसा समय आ चुका है, जिन सिंडिकेट के लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया था तो उससे इंदिरा गांधी नाराज थी। आज इंदिरा गांधी ने उस पुराने बुजुर्ग नेताओं के समूह को कांग्रेस से बाहर कर दिया, जिन्हें कांग्रेस ओ कहा जाता है। बाद में राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए और राष्ट्रपति के इलेक्शन में तय हुआ कि असली कांग्रेस आई है और वही कांग्रेस 1969 से वर्तमान तक चली आ रही। वर्तमान में जो कांग्रेस है वो कांग्रेस भी आई है। तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में पहली बार कांग्रेस का हुआ था विभाजन 1969 में। कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ के रूप में। अगली बात, और हम एक घटना और करते हैं के जिक्र करते हैं। वर्ष 1970 में देश में गरीबी बहुत चरम पे पहुंच रही थी। बहुत गरीबी एक स्पेशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा बना हुआ था। उसके पीछे कारण भी मैं आपको बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ कि 1962 में युद्ध हुआ, 63-64 में मानसून कमज़ोर रहा, 1965 में युद्ध हुआ। तो ऐसी स्थिति में एक सीरीज बनी हुई थी जिससे गरीबी होती। तो 1971 में हो रहे हैं 5वीं लोकसभा के चुनाव।
तो 5वीं लोकसभा के चुनाव में गरीबी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो कांग्रेस ने एक नारा दिया था, और कांग्रेस ने एक नारा दिया था, इंदिरा लाओ और गरीबी हटाओ। विपक्ष का नारा था कि इंदिरा हटाओ और देश बचाओ। लेकिन इंदिरा गांधी का ये नारा कहीं ना कहीं काम कर गया, और 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को बहुत अच्छी तरह से जीत मिली। लेकिन उनकी जीत के साथ साथ उनका एक लोकसभा क्षेत्र है, और उनका लोकसभा क्षेत्र है जिन्हें बोलते हैं रायबरेली। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में इंदिरा गांधी को चैलेंज देने वाला एक व्यक्ति था, जिसका नाम था चौधरी राजनारायण। चौधरी राजनारायण रायबरेली में अपना पूरा समय व्यतीत करता था, और रायबरेली में उन्होंने गरीबी का मुद्दा उठाया, और उन्होंने सीधा सीधा चैलेंज दे दिया इंदिरा गांधी को। 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी को ऐसा महसूस होने लगा कि अब राजनारायण जीतेगा, और ऐसी स्थिति में आपकी हार होगी। तो इंदिरा गांधी ने वहाँ 1971 के इलेक्शन में सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करके और उन्होंने राजनारायण चौधरी को हराया और खुद सत्ता में आई। इस राजनारायण चौधरी की केस की बात हम आगे भी करेंगे अगले पार्ट में, जब हम आपको पढ़ाऊंगा देश में नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगा, वो यही इलेक्शन का एक कारण था। अगली बात, दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है। ये वो टाइम था जब इंदिरा गांधी इस युद्ध के बाद में पीक टाइम, जो टॉप चोटी होती है, उस पर इंदिरा गांधी पहुंच गई थी। और इस युद्ध के बाद में इंदिरा गांधी को आयरन लेडी, शक्तिशाली महिला, और इन्हें दुर्गा माता के नाम से भी जाना जाने लगा। तो 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध क्यों हुआ, उसके पीछे की कारण मैं आपको बता देता हूँ। वर्ष 1947 में धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, और ये तय किया गया कि हिंदू हिंदू एक तरफ और मुसलमान एक तरफ। ऐसी स्थिति में पश्चिमी बंगाल का कुछ हिस्सा जो बाद में चला गया, जिसे कहते हैं हम पूर्वी बंगाल, और इधर मेन पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान को दो हिस्से मिले इंडिया के, एक इंडिया के पश्चिमी तरफ और एक इंडिया के पूर्वी तरफ। आपको बता दें तो पश्चिमी जो है उसे हम पाकिस्तान कहते थे, और विभाजन के बाद में पूर्वी जो जिसको अपन बंगाल कहते थे उसे अपन पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का रहना सहना, खाना पीना, उनकी कल्चर, एजुकेशन सब डिफरेंट थी मेन पाकिस्तान से। ऐसी स्थिति में वहाँ विरोध शुरू हो जाते हैं आज़ादी के बाद में, और पूर्वी पाकिस्तान के लोग मेन पाकिस्तान से क्या होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में साल 1970 में क्या होता है कि पाकिस्तान में होते हैं चुनाव, जिनमें सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान था कौन, पूर्वी पाकिस्तान का एक नेता था जिनकी उनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग। ऐसी स्थिति में जब उनको पूरी तरह से बहुमत मिला, उनकी सत्ता में सरकार में उनकी सत्ता में आती, तो ऐसी स्थिति में उन्हें उठाकर जेल में बंद कर दिया मेन पाकिस्तान। फिर मेन पाकिस्तान ने जब जेल में बंद कर दिया तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने विरोध करना शुरू किया। ऐसी स्थिति में उसको विरोध को दबाने के लिए मेन पाकिस्तान से और पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान ने सेना भेज दी और उस पूर्वी पाकिस्तान के विद्रोह को दबाने की कोशिश की। ऐसी स्थिति में जब वहाँ सेना का शासन चला तो पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी इंडिया में आने लगे। कहते हैं कि 1 करोड़ शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से इंडिया में आए, और यही शरणार्थी भारत और पाकिस्तान के युद्ध का मेन कारण भी बने। इधर मैं अगर थोड़ा हटके देखता हूं तो पाकिस्तान की मदद करने वाले श्रेणी में सबसे ऊपर देश था अमेरिका, और उसके बाद में उनकी मदद करने वाला देश था कौन, चीन। ऐसी स्थिति में 1971 में पाकिस्तान का जो शासक होता है उसका नाम था याहिया खान, मेजर याहिया खान, और भारत की तरफ से थी कौन, इंदिरा गांधी। तो ऐसी स्थिति में अब होता क्या है कि इंदिरा गांधी ने इस मुद्दे को इंटरनेशनल इशू बनाया, और इंदिरा गांधी ने देश के सभी लोगों के सामने एक बात प्रोजेक्ट की कि पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी इंडिया में आ रहे हैं, करोड़ों लोगों की संख्या में शरणार्थी आ चुके हैं, इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आप इस बात को पर ध्यान दें। लेकिन विश्व की जो महाशक्तियाँ है उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा कि हम केवल और केवल क्या करें, युद्ध की स्थिति में। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले देशों की श्रेणी में सबसे पहले अमेरिका था। तो मैं आज 1971 के युद्ध के बारे में ज़रा थोड़ी सी बात बता देता हूँ। वर्ष 1971 का वो युद्ध था जो आज भी हम बड़े गर्व के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि 2-3 महाशक्तियाँ किसके साथ थी, पाकिस्तान के साथ, तो भी हम इस युद्ध में जीत गए। तो मैं आपको आगे बता देता हूँ कि 1971 का जब युद्ध हुआ तो भारत 1971 में के युद्ध में इन्वॉल्व हुआ, और इन्वॉल्व होने का मैं कारण आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी इंडिया में आ रहे थे, और ऐसी स्थिति में इस युद्ध को हमने करना भी उचित माना। इस युद्ध में अमेरिका ने गनबोल्ट डिप्लोमेसी अपनाई। गनबोल्ट डिप्लोमेसी मतलब क्या होता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि आप इंडिया पे आक्रमण करो,
और आप इंडिया के दोनों तरफ से आक्रमण करो, पूर्वी और मेन पाकिस्तान की तरफ से, हम हिंद महासागर से आक्रमण करेंगे। तो ये कहते हैं कि अमेरिकी नौसेना का सबसे ताकतवर जो बेड़ा है उसे कहते हैं 7वां नौसेना बेड़ा, और 7वां नौसेना बेड़ा अमेरिका ने हिंद महासागर में तैयार कर दिया था इंडिया पे आक्रमण करने के लिए। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के पास कोई विकल्प बचा नहीं, इसलिए इंदिरा गांधी ने राखी भेज दी सोवियत संघ रूस के शासक के पास, और सोवियत संघ रूस के शासक को अपना भाई बनाया और उन्हें अपनी पूरी समस्याएं बताई कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों मिलकर हम पे आक्रमण करना चाह रहे थे। तो ऐसी स्थिति में इस युद्ध में इन्वॉल्व होने के लिए कौन आ गया? सोवियत संघ रूस। और जब सोवियत संघ रूस भारत की तरफ से आया तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को ऐसा महसूस होना लग गया कि अब हमें अपना 7वां बेड़ा वापस ले लेना चाहिए। और 1971 के युद्ध में भारत की शानदार जीत हुई, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, पूरे इंटरनेशनल। और युद्ध के साथ आपको एक बात और दे, 16 दिसंबर 1971 को भारत युद्ध जीत गया और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों, आज तक पूरे विश्व में पता नहीं कितने युद्ध हैं, इतने लोगों ने आत्मसमर्पण नहीं किया। 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने जगजीत सिंह अरोड़ा उस समय भारत के बहुत बड़े अधिकारी हुआ करते, उनके सामने आत्मसमर्पण किया था। तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी पड़ेगी। 1971 के युद्ध के बाद में पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ और पाकिस्तान के नए शासक बने जुल्फिकार अली भुट्टो। इंदिरा गांधी इंडिया में शासन थे। तो ऐसी स्थिति में 1971 के बाद में अगले साल जुलाई 1972 में एक समझौता हुआ जिसे हम शिमला समझौता के नाम से जानते हैं, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो और उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो इंडिया में, और इंडिया में आके जुलाई 1972 में उन्होंने एक समझौता किया जिसे कहते हैं शिमला समझौता। शिमला समझौते में क्या महत्वपूर्ण बातें थी? जो वही पुरानी बातें, उनमें क्या था कि जो जीता हुआ जो क्षेत्र है दोनों देश एक दूसरे को लौटा देंगे, और दूसरी उसमें सबसे बात है कि 1971 के युद्ध में जो सैनिक एक दूसरे के देश में चले गए थे उन्हें भी वापस लौटा दिया जाएगा। तो इसे कहते हैं हम शिमला समझौता। इस शिमला समझौते से पहले 1971 में क्या होता है कि 16 दिसंबर 1971 को हम पाकिस्तान को हरा देते हैं और दुनिया के ग्राफ में एक नया नक्शे में एक नया देश बना देते हैं, और जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे हमने बना दिया क्या? बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश का जन्म दिसंबर 1971 में हुआ है और जो बांग्लादेश वर्तमान तक चला हुआ आ रहा है। तो ये बात आपको, और उसके बाद में शेख मुजीबुर रहमान को वहाँ का शासक बना दिया। वर्तमान में जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं जिसका नाम है शेख हसीना, और शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान के परिवार से ताल्लुक़ रखती है, उनकी ही बेटी है। तो ये याद रखना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इंदिरा गांधी का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम पढ़ेंगे कल। ओके, थैंक यू।